So, till the last lecture, what we did, yeah, in the terms of international relation with United States of America, अगर हम ये देखें कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, तो उस सेगमेंट में हमने 1949 से एक इनका क्या चलाया, इंडिया रिलेशंस जो है वो स्टैब्लिश करना चाहिए यूएस के साथ में। 1949 से 2020 तक अपने कई सारे अप्स देखे, बट उन अप्स के बीच में कुछ स्ट्रेटेजिक डाउन जो है वो डाउन हमको देखने को मिला। मैं ऐसा नहीं था कि पूरा जो रिलेशन है वो एकदम से क्या हो गया, बिगड़ गया, बट हाँ थोड़े बहुत कुछ क्रंचेस जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखे। 2000 आपका जो ईयर आया 2016 के बाद में, वहां डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्ट हुए। डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया के प्रति जो रुझान है या देखने का जो तरीका था वो पूर्ण रूप से अलग था। ठीक, अभी भी अगर हम देखें ना, तो जब जब से ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ है, आप सभी लोगों ने सुना होगा, ठीक है, जो ट्रंप पे क्या हुआ है, असैसिनेशन का कोशिश हुआ है। और ट्रंप वाज नॉट द फर्स्ट पर्सन जिनके ऊपर अटैक किया गया। अभी आज जो वीडियो हमने जो डाला है करंट अफेयर के ऊपर, उसमें ये बात बताया भी है दैट इससे पहले 4 यूएस प्रेसिडेंट है जिनको क्या कर दिया गया, असैसिनेट कर दिया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जनरली हम क्या मानते हैं कि यूएसए का जो सिक्योरिटी है, ठीक है, वो बेस्ट है, वर्ल्ड में बेस्ट है, बट स्टिल एक 20 साल का लड़का अगर क्या कर जाए बिना किसी संगठन के, वो किसी प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक कर जाए, वो तो चुक गया ना थोड़ा सा। ठीक है, वो हल्का सा मुंह इधर उधर कर लेते तो शायद ट्रंप, जिनको भी हम कह रहे हैं कि अगले प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, वो नहीं होते, है ना, वो चल बसे होते वाली स्थिति जो है वो पहुंच जाते। बट क्या हुआ, ये फर्स्ट अटैक नहीं। अब इस अटैक से क्या होगा, तो पॉलिटिकल सिचुएशन में कई सारी चेंजेस आई है, ट्रंप फिर न्यूज में है। अब इसके कारण एक सिंपैथी शायद जनरेट होगा, नहीं भी हो या हो भी सही, बट पहले से ही वर्ल्ड में 60% प्लस चांसेस किनके चल रहे हैं जीतने के, प्रेसिडेंट ट्रंप जीतने के चल रहे हैं। और अभी वर्ल्ड मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि अब ट्रंप 70% प्लस चांसेस है किनके जीतने के, ट्रंप के जीतने के। और आज जो इंडिया जिस स्थिति में है ये बड़ा टेरिबल है। ठीक है, ट्रंप का जीतना इंडिया के लिए कहीं से कहीं तक बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। ठीक है, ये मैं आपको आने वाले पार्ट में बताऊंगा भी सही कि ट्रंप के जीतने से इंडिया को क्या क्या इशू जो है फेस करने पड़ेंगे, जिसका एक बेसिक ट्रेलर जो है ना, वो ट्रेलर 2 दिन पहले ही रिलीज हुआ है, उसके बारे में मैं समझाऊंगा दैट हाउ इट हैपेंस। चलिए, ट्रंप का जितना जो किसके लिए अच्छा नहीं रहेगा, बीजेपी के लिए अच्छा नहीं, सॉरी इंडिया के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसका रिजल्ट क्या है, तो हमने पढ़ा था कि 2019 में ट्रंप ने इंडिया को जो जितने भी बेनिफिट्स मिल रहे थे एज ए डेवलपिंग नेशन, ठीक है, वो सारे के सारे क्या कर दिए, विड्रॉ कर लिए। ट्रंप का मानना है कि इंडिया को जितना हमें ओपन मार्केट देना चाहिए, इंडिया हमें उतना ओपन मार्केट नहीं दे रहा, इंडिया इज जस्ट टेकिंग द बेनिफिट फ्रॉम यूएसए, तो हमें भी इंडिया को बेनिफिट क्या नहीं है, देना नहीं चाहिए। ये एक पार्ट था, ये 2019 में आया, बट जब 2020 की बात की जाए तो यूएस जो है वो मिस, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अहमदाबाद में अपनी मीटिंग में आए, जिनको हमने एक नाम से माना, ठीक है, नमस्ते ट्रंप। और उस नमस्ते ट्रंप ने हमने 1 लाख की पॉपुलेशन के सामने ट्रंप ने क्या किया, इंडिया को स्टैब्लिश किया। और इंडिया और जो ट्रंप था उनके बीच में जो डेवलपमेंट है ना, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का डेवलपमेंट, डिफेंस डील जो है वो बढ़ना शुरू हुई। मीन्स इंडिया जो अभी तक अपनी लगभग 80% प्लस जो सप्लाई है उसके लिए रशिया पर डिपेंडेंट था, अब वो यूएसए को भी अपने डिफेंस सप्लाई में क्या कर लिया, एड कर लिया। ठीक, और जनरली क्या है ना, वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो मार्केट है वो मार्केट है डिफेंस का, ठीक है, आपका वेपन्स का। बाकी सारे मार्केट अपनी जगह, सबसे बड़ा मार्केट अगर कोई है तो वो कौन सा मार्केट है, वेपन्स का। और यूएसए सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर भी है। सो यूएसए को क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। तो यूएसए इंडिया पे यही एक चीज स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा है कि जैसे तैसे यूएसए के जो वेपन्स, वो वेपन्स कहां बिक सके, वो इंडिया में बिक सके। और यही चीज हमने देखा कि हम दोनों देश जो हैं साथ में काम करने लगे। 2021 में अलॉन्ग विद दी आपका जो कोविड-19 आया, उसके बाद एक नया फ्रेमवर्क बना, और उसके बाद फिर से एक डायलॉग जो है वो स्टार्ट हुआ, जिसे हम कहते हैं क्वाड। क्वाड का नाम आप लोगों ने शायद सुना हो, जिसमें एक जो ग्रुप बना हमारा, वो बना किनके साथ में, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और ठीक है यूएसए, जो 4 देश, इन 4 देशों ने मिलकर एक नए फ्रंट, स्ट्रेटेजिक फ्रंट पे काम करना स्टार्ट किया। चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना, जापान भी चाइना से इशू है, ठीक है, इंडिया के भी चाइना के साथ इशू है, यूएसए के भी और ऑस्ट्रेलिया के भी चाइना के साथ इशू है। तो हम चारों देशों ने मिलकर क्या किया, हमने एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो की। और ये पहली बार था कि इतनी बड़े लेवल पे क्या किया गया, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया। अब 2019 के एक डीप के बाद में जो 2021 में ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, उससे ये हुआ कि हम दोनों के जो रिलेशंस है वो फिर वापस क्या हुए, ऑन द लाइन हो गए, हम पटरी पे हो गए।
और पटरी पे नहीं, उसको हम क्या कह सकते हैं इस सिचुएशन में, हम ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में इंडिया का जो वे है वो ये हुआ कि हम मीन्स है ना, हम प्लेन जो था वो रनवे पे आ गया एंड वी आर ऑन टू फ्लाई, ठीक है, अब हम उड़ने ही वाले थे कि 2022 का वो दशक आया, ठीक है, दौर आया जब क्या हुआ इंडिया या जो वर्ल्ड में अगर हम देखें 2022 में, तो जो रशिया और यूक्रेन है उन दोनों के बीच में जो बैटल है वो स्टार्ट हो गया। अब रशिया और यूक्रेन के बीच में जो बैटल हुआ, ठीक है, वो बैटल का सबसे बड़ा जो कॉज है वो कॉज है नाटो, ठीक है, और नाटो का मास्टर अगर कोई है तो वो कौन है, वो अमेरिका। मींस इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रशिया और यूक्रेन युद्ध का बैटल का अगर कोई स्क्रिप्ट राइटर है तो वो कौन है, वो यूएसए। अब यूएसए ने जैसे ये वर्ल्ड बैटल हुआ, इस बैटल के बाद में, क्योंकि ये जो बैटल है ना, इसमें कितना भी प्रोवोकेशन किसने किया हो, यूक्रेन ने किया हो, बट हर व्यक्ति ने किसको ब्लेम किया, रशिया के रिटेलिएशन को ब्लेम किया, दैट रशिया शुड नॉट अटैक ऑन होम, यूक्रेन। तो हर कोई किसके साथ हो गया, यूक्रेन के साथ हो गया, और सब किसके अगेंस्ट में हो गए, रशिया के अगेंस्ट में हो गए, और रशिया के ऊपर बैक टू बैक सैंक्शंस जो है वो सैंक्शंस लगाना स्टार्ट हुए। अब हर कोई पूरा वर्ल्ड, नॉट यूरोप एक तरफ हो गया, ठीक है, वेस्ट एक तरफ हो गया, एक देश की तरफ सबका नजर था, और वो देश का नाम क्या है, उसका नाम है इंडिया। अब इंडिया के स्टैंड की हर कोई तलाश कर रहा था, इंडिया क्या करेगा। इंडिया अपने डिफेंस और ऑयल जो पेट्रोलियम इंपोर्ट है उस पर कई लार्जली डिपेंडेंट है, किसके साथ में, यूएसएसआर के ऊपर या रशिया के ऊपर। अब रशिया जो है हमारे क्लोज अलाय है, उस जैसे रिलेशन हमारे यूएसए के साथ है वैसे एक लंबा डीप रिलेशन हमारा किसके भी साथ है, रशिया के साथ भी है। तो हर कोई वर्ल्ड में ये देख रहा था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में जब तुम चर्चा करते हैं ना, सो अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ इंडिया ने देखे हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, उसमें नरेंद्र मोदी इज द वन हु इज लार्जली, ठीक है, बायस्ड टुवर्ड द अमेरिका, ठीक है, जो प्रो अमेरिकन है, प्रो यूएसए है, वो यूएसए के साथ अपनी डील जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहता है, ठीक है, वो उनका मानना है, वो इंदर खान है, उनका मानना है कि भैया अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो हम यूएसए को अलग रखे क्या नहीं हो सकते, डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट नहीं हो सकते। अगर हमें डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट होना तो हमें किसको साथ में लेना पड़ेगा, यूएसए के साथ ही ये काम करना पड़ेगा, और वो सारी चीज हमें कहाँ है, वो दिखती है। अब इस बीच में क्योंकि जैसे ही वॉर शुरू हुआ, इंडिया अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा था, तो अमेरिका जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या कर रहा था, वो कुछ इश्यूज जो हमें ऐसी चीजें है क्रिएट कर रहा था, जैसे, ठीक है, यूएस इंडियन ऑफिशियल जो है वो एक नया इनिशिएटिव अनाउंस किया क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे, ठीक है, जिसमें एग्रीमेंट हुआ कि हम हमारा जो टेक्निकल कोऑपरेशन है उसको इंक्रीज करेंगे। फिर इसी बीच में हमारा फोकस था कि हम वेपन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्योंकि अभी अभी चाइना में इशू के कारण हमें सेमीकंडक्टर का एक बड़ा क्राइसिस जो है वो फेस करना पड़ा था, इंडिया अकेले नहीं पूरे वर्ल्ड को फेस करना पड़ा था, तो हम कंडक्टर पे काम करेंगे, साथ ही साथ जो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग है उसको फिर से हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, और उसमें ये जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट वो यहाँ लेके आएंगे, ठीक। अब इसी बीच में ये वॉर स्टार्ट हो गया, तो यूएस वाले जो है वो इंडिया पे दबाव बनाने लगे दैट इंडिया शुड टू रिड्यूस इस परचेज फ्रॉम रशियन आर्म्स, जिसका हेल्प किस, जो मिस रशियन आर्म अगर हम खरीदेंगे हमारा पैसे का उपयोग कहाँ होगा, जो यूक्रेन वॉर है उसमें उपयोग होगा, इसलिए हम पे एक दबाव जो है वो दबाव यहाँ से बनने लगा, क्योंकि रशिया जो है मीन्स रशिया, भारत जो है वो रशिया से एक बड़ा इंपोर्टर रहा है, तो इस कारण से पूरा दबाव किस पे आने लगा, इंडिया पर आने लगा, और इंडिया से ये माने जाने लगा कि इंडिया क्या करेगा, इसके ऊपर यूएसए का साइड लेगा। बट अब की बार इंडिया ने बिल्कुल अलग साइड लिया, ठीक। इंडिया ने अपना इंपोर्ट जो है वो घटाने की बजाय क्या कर दिया, जो इंपोर्ट था उस इंपोर्ट को क्या किया, उसको इंक्रीज कर लिया, ठीक। डिफेंस में तो उतना ही था, बट वो जो पेट्रोलियम था, पेट्रोलियम एंड कच्चा ऑयल या क्रूड ऑयल जो था, उस क्रूड ऑयल में हमने हमारा इंपोर्ट क्या किया, उसको बढ़ा दिया। वर्ल्ड पूरा इंडिया को क्रिटिसाइज करने लगा, तो इंडिया की तरफ के, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो बाहर आए और उन्होंने अपनी नई आइडियोलॉजी जो है फ्रेंड वो लोगों के सामने रखा, एंड दैट न्यू टर्म या द न्यू लैंग्वेज जो यूएस एस जयशंकर ने उपयोग की वो लगभग बहुत अलग थी। उन्होंने साफ बोला दैट यूरोप शुड कम आउट ऑफ इट्स माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम एंड वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम, ठीक। उनका साफ कहना था कि यूरोप को इस माइंडसेट से बाहर आना चाहिए कि जो यूरोप का प्रॉब्लम है वो पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम है,
और जो वर्ल्ड का प्रॉब्लम है वो किसका प्रॉब्लम नहीं है, वो यूरोप का प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिया ने अपना बेसिक बोला कि भैया तुम्हारा दो नेशन का झगड़ा है, इंडिया विल डू व्हाट, जो उसके लोगों के लिए, लोगों को चीप ऑयल चाहिए, हम चीप ऑयल परचेज करेंगे, हम किसी सैंक्शन के ऊपर नहीं जाने वाले। इट्स योर ओपिनियन। फिर जब एक सवाल उनसे इसी डायलॉग में पूछा गया कि अगर इंडिया जो है, अगर वो रशिया और यूक्रेन का साइड नहीं लेता है, इसका मतलब रशिया और यूक्रेन इन द सेंस रशिया और यूएसए लीड जो ग्रुप है उनका साइड नहीं लेता है, इसका मतलब इंडिया इज सिटिंग ऑन फेंस। फेंस मतलब वो फिर दोनों के ऊपर जो बीच में बाउंड्री है ना, उस बाउंड्री के ऊपर इंडिया जो है वो खड़ा है। ठीक है, या तो क्या होना पड़ेगा, आपको रशिया साइड जाना पड़ेगा या फिर आपको अमेरिका के साइड जाना पड़ेगा, और आप दोनों जगह नहीं हो, इसका मतलब आप बाउंड्री पे खड़े हो। At that particular point, the Jaishankar again commented and said, it means if we are not aligned with Russia or USA, it doesn't mean that we are sitting on fence. It means we are standing on our land. ठीक है, हमारा अपना फ्रंट है भाई, न तो हम यूएसए के साथ में खड़े रहेंगे पाले में, न हम रशिया के पाले में खड़े रहेंगे, और हम किसके पाले में, हम हमारे पाले में, हमारे लोगों के लिए जो बेनिफिशियल होगा हम वो काम करेंगे। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से एक बड़ा प्रेज मिलना शुरू हुआ। जो छोटे नेशंस थे वो नेशंस इंडिया के अलाइन होना स्टार्ट हुए, वो भी इंडिया की जो भाषा है वो भाषा बोलने लगे, और कहीं ना कहीं इंडिया का डोमिनेंस जो है वो बढ़ने लगा। इससे अमेरिका जो है, अमेरिका को कंसर्न्स आना स्टार्ट हुए, बट अमेरिका शांत रहा, उसको मालूम था कि यहाँ पे कुछ करने से दिक्कत आ जाएगी। तो इंडिया जो अमेरिका वो अंदर खाने इंडिया के साथ अपने रिलेशंस जो है उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करने लगा, और वो बाकी सारी जितनी भी जो स्पेस टेक्नोलॉजी, आपका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या बाकी जितनी भी चीजें हैं उनको वन बाय वन हमको प्रोवाइड करके हमको अपनी तरफ इन्फ्लुएंस, जो कच्चा जो सस्ता ऑयल है, चीप ऑयल प्रोवाइड करने की भी कोशिश करने लगा। अच्छा, इंडिया ने ये पहली बार अमेरिका को आंख नहीं दिखाया, इससे पहले जब ईरान से भी डील की बात आई तब भी हमने अमेरिका को क्या किया, उसका आंख दिखाया। हमने बोला कि हमारी बेसिक नेसेसिटी है, हमें क्या मिले, चीप क्रूड ऑयल जो है वो मिलना स्टार्ट हो। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इन द 2023। अब ये चीज जब 2024 में आई तब ये चीज थोड़ी सी वर्स हो गई, और थोड़ी क्या आने लगा, और कुछ दिक्कतें आने लगी। और दिक्कत क्या हुआ, अभी अगर आपने कल का परसों का स्टेटमेंट सुना हो, एमिड मोदी पुतिन मीट, जो एक तरफ हमने अभी रिसेंटली क्या देखा कि मोदी जी का मीटिंग हुआ किसके साथ में, पुतिन के साथ में। पुतिन ने क्या किया, पुतिन ने मोदी जी को रशिया का जो सर्वोच्च सम्मान था वो सम्मान से भी नवाजा, और बिल्कुल दोनों के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री वो दिखी। अब ये केमिस्ट्री दिखी तो किसका फिजिक्स बिगड़ा, अमेरिका। और अमेरिका के जो यूएस एम्बेसडर इन इंडिया है, जिसका नाम गैरेट आई थिंक नाम उस बंदे का, उस बंदे ने साफ बोला दैट इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हैं, डीप हैं, पर वो इतने भी डीप नहीं हैं कि उनको ग्रांटेड लिया जा सके। ठीक है, अमेरिका इज सपोर्टिंग इंडिया ऑन एवरी फ्रंट। इट मींस आपको भी अमेरिका को क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। उनका कहना है दैट वी केयर इंडियाज रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी। ठीक है, रशिया के साथ हम क्या है, क्यों अलाइन है, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी चाहते हैं। तो उनका साफ कहना था दैट नो वॉर इज फार अवे, कोई भी युद्ध जो है वो दूर नहीं है। ठीक है, वो युद्ध कब आपको इनगल्फ कर लेगा उसका कोई संभावना चीजें नहीं है। एंड व्हेन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ वॉर, ठीक है, आप क्या नहीं रह सकते, आप सेपरेट नहीं रह सकते। ठीक है, अगर आप यही युद्ध हो रहा है तो उसका लांछन या आप पर भी आएगा। आप अगर दरवाजे लगाकर बैठ गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप पे वॉर इंपैक्ट नहीं करेगा। दैट इज अ क्लियर कट थ्रेट ऑफ यूएसए टू इंडिया। और अगर ट्रम्प बनते हैं ना तो ये चीज और क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी ना। मैं ट्रम्प विल गोइंग टू सैंक्शन इंडिया। ठीक है, वो बड़ा एक सिरफिरा आदमी, ही विल नॉट गोइंग टू चेयर ना, मींस सॉरी, ही विल नॉट गोइंग टू केयर अबाउट एनीथिंग कि क्या रेस्ट्रिक्शंस होंगे, क्या होगा। उनका कहना है कि भैया मेरी पॉलिसी है, मेरी पॉलिसी के अगेंस्ट में, मतलब यूएसए विल डू व्हाट, जो उसकी पॉलिसी की लाइन में आएगा वही करेगा। ठीक है, तो वो चीज यहां पे हमको देखने को मिल सकती है। सो नाउ डेज अगर मैं पर्टिकुलर टिल डेट आज अगर मैं बात करूं एक करंट मींस हमारे इंडिया यूएसए रिलेशन के बारे में, तो वो रिलेशन कहां स्टैंड करता है, तो मोदी पुतिन मीट के बाद में एक अंदर खाने हमने एक हाई देखा है, राइज देख रहे हैं कि यूएसए का मानना है कि इंडिया को इतना भी रशिया की तरफ डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये स्टेटमेंट गारंटी, इसको लेकर एक वीडियो लगभग आज शाम को या कल सुबह तक पोस्ट हो जाएगा जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, जिसमें ये समझाया गया है कि
क्या एग्जैक्ट स्टेटमेंट गैरिटी के हैं, वो अलग अलग पॉइंट पे क्या कहना चाह रहे। तो पहला पॉइंट क्या है, उनका कहना कि नो वॉर इज फार अवे, तो सारे युद्ध आप क्या है, पास में ही हो रहेगा, झगड़ा है तो उसका आज नहीं तो कल आपके माथे आएगा, तो वो चीज यहाँ भी होगी। और ये हमने इंडिया ने देखा है ना, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो एक राज्य में आए थे, है ना, बाकी को लगा कि यार ये तो बंगाल का मैटर है। अब वो कब बंगाल का मैटर कहां का मैटर हो गया, पूरे इंडिया का हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। जब मुस्लिम्स आए तो हमको लगा ये तो किसका, पृथ्वीराज चौहान का मैटर है। और वो पृथ्वीराज चौहान से कब हम स्थिति कहां चली गई कि हम हमारी भोजशाला जो है वो भी खो गए, ठीक है, जिसके लिए अब कानूनी जंग लड़ रहे हैं। तो स्थिति क्या कहां से कहां पहुंची है उसका कोई पैमाना नहीं है। तो वो आग लगी है तो वो आग कहां तक जाएगी, वो दूर तक जाएगी। तो दैट व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन नाउ डेज इज। अगर नेक्स्ट हम यहां तक अगर किसी को कोई कंसर्न है यू कैन रेज। एनीवन हैव एनी डाउट? सर जस्ट अगर इस स्टेटमेंट की लाइन में देखें कि से पृथ्वीराज चौहान वाली चीज, तो सर फिर यूरोप का मानना गलत भी नहीं है कि यूरोप का अगर प्रॉब्लम है तो वर्ल्ड का प्रॉब्लम नहीं है, फिर वर्ल्ड का प्रॉब्लम भी है तो यूरोप की एक प्रॉब्लम है। देखो हमारा स्टेट मीन्स एस जयशंकर स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज पोजीशन इज ग्रेट, ठीक है, बट ये रियलिटी है कि अगर किसी गांव में दो दबंग लड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो दो दबंग खाली दो दबंग नहीं है, वो पूरे गांव की ही समस्या है, ठीक। और अभी हम अगर मान लें जो भी पावरफुल नेशंस हैं वो वेस्ट में है, तो अगर वेस्ट झगड़ रहा है तो पूरे वर्ल्ड को इंपैक्ट करेगा। क्यों इंपैक्ट करेगा? नाउ वी आर इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड जहां हम हर चीज के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट, हम मीन्स कपड़ों से लेकर जूते चप्पल जिसकी आप बात करें, हर चीज क्या हो रही है, हम डिपेंडेंसी हमारी है। तो उस डिपेंडेंसी के वर्ल्ड में आप क्या नहीं कर सकते, आप खुद को अलग नहीं कर सकते, आप ओपिनियन वाइज खुद को क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, ठीक है। वो सिंपल सा है दैट इन दिस पर्टिकुलर क्लोज रूम वी आर समवेयर इन द एयर कंडीशन, ठीक। व्हाट हैपन इफ यू ओपन द डोर, तो हम बाहर की जो गर्म हवा है ना उसको अंदर आने से भी नहीं रोक पाएंगे, और जो अंदर की ठंडी हवा है उसको कहां जाने से भी नहीं रोक पाएंगे, बाहर जाने से भी नहीं रोक पाएंगे। तो जो सिचुएशन है वो वैसी ही है। अगर आज क्या है, पूरा का पूरा इंटरकनेक्टेड है, तो कहीं भी कुछ भी हो रहा है उसका पूरा इंपैक्ट पूरे के पूरे वर्ल्ड पे आना तो है, और ये कंपल्शन है। नहीं, सिचुएशन क्या होगी, यू कैन नॉट बी ऑलवेज ड्रिवन बाय द सिचुएशन, यू शुड बी ड्रिवन बाय द आइडियोलॉजी। समझना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, आपको किस के आधार पर ड्रिवन नहीं होना चाहिए, सिचुएशनल ड्रिवन नहीं होना चाहिए, आपको आइडियोलॉजिकल ड्रिवन होना चाहिए। सिचुएशंस तो कभी फेवर में आएगी, कभी किस में आएगी, अगेंस्ट में आएगी, ये हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। अगर हम सिचुएशन ड्रिवन हो गए तो हम बिना पेंदे के लोटे कहलाएंगे, ठीक है। जो सिचुएशन के आधार पे कभी इस पाले में, ठीक है, मीन्स वो नीतीश कुमार, ठीक है, पासवान, हम उस कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा कि सिचुएशन जब आरजेडी के फेवर में है तो हम आरजेडी के साथ में, सिचुएशन बीजेपी के फेवर में तो हम बीजेपी के फेवर में। ऐसे लोगों का खुद का कोई क्या नहीं होता, बेस नहीं होता। We cannot means when it comes to a political party, when it comes for a spontaneous benefit, we can be what kind of individual, a situation driven, but when it comes to in a long run, जब हम किस में जाना चाहते हैं, हम एक नेशन को बिल्डअप कर रहे हैं, और नेशन कौन सा, जिसका एम्बिशन है कि हम वर्ल्ड लीडर बने, तो देन यू हैव टू बी व्हाट द आइडियोलॉजिकल ड्रीम, क्योंकि आपका बेसिक एम क्या है, यू वांट टू लीड द वर्ल्ड। नाउ डेज इंडिया इज वर्किंग मींस the way of our working, the way of Modi is what we are somewhere try to reclaimed as what the world power, एक सबसे बड़ा नया एक फ्रंट डेवलप करना चाहते हैं। अब उस फ्रंट में आपको इतना तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप यूएसए के साथ हो गए तो आप यूएसए के लाए हो गए, आप रशिया के साथ हो गए तो आप रशिया के लाए हो गए, और फिर आप अगर खुद का ग्रुप बनाना चाहते हो तो फिर वो पॉसिबल नहीं बचेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आइडियोलॉजिकल ड्रिवन होना पड़ेगा, और फॉर अ ग्रेटर रन या फॉर अ लॉन्ग रन, ठीक है। अगर आपको सच में इतिहास क्रिएट करना है, अगर आप सच में चाहते हो दैट इंडिया शुड गेन इट्स लॉस्ट फॉर्च्यून, ठीक है, जो था ना पहले कि हर कोई इंडिया के पीछे था, मींस व्हेन देयर वाज अ ईयर ऑफ 1500 1600, इंडिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्लेयर इन एवरीथिंग, ठीक है। वो ट्रेड होगा तो रिलीजियस आइडियोलॉजी हो जा, तो ये आज जो लोग बोलते हैं मींस अमेरिका नाउ डेज क्लेम व्हेनेवर देयर इज अ स्टेटमेंट, वो बोलते हैं द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी America. No, it was not America. India is the world. The term democracy is drafted from where? India.
ये जो वर्ल्ड के जितने भी नए नए इनोवेशंस जिनके नाम आप देखते हो, ट्यूबलाइट से लेके कैमरा एंड वॉट एवर इट इज, मीन्स द मेडिकल इनोवेशंस, द एस्ट्रोलॉजिकल इनोवेशंस, ये सब 18th सेंचुरी के बाद में क्यों है? लॉजिकल है ना, क्योंकि जब हमारे टेक्स्ट जो है वो वहां गए, उन्होंने ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट कर करके उन्होंने अपनी थ्योरीज जो पब्लिश करना शुरू कर दी। हमारे यहाँ तो वो सारी चीजें पहले से ही है ना, ठीक है? क्यों? हमारे सारे जितने भी वेदास हैं, रिलीजियस टेक्स्ट हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड हैं, और उनमें सारी के सारी चीजें वैसी बता चुके हैं वो लोग पहले। तो एक बेसिक सा चेंज है। तो हम क्या थे? हम वर्ल्ड लीडर थे। वर्ल्ड लीडर से हम कहाँ पहुंच गए? एक सिचुएशन था 1940s का, जब हम बिल्कुल खाने के लिए गेहूं मांग रहे थे लोगों से कि भैया थोड़ा वो जहां से जितनी मदद हो जाए उतनी कर दीजिए। आज हम कहाँ पे? आज हम वर्ल्ड को हमारी डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। मतलब जब हम पुतिन को विजिट करने जा रहे हैं रशिया, तो पूरा वर्ल्ड मीडिया एक ही जगह कैमरा लगा के बैठा है कि भैया क्या होने वाला है, क्या जॉइंट स्टेटमेंट आने वाला है, इंडिया क्या करेगा, किस खाने बैठेगा। नो मिस, जनरली ये होता है कि सारी चीजें प्री डिसाइडेड होती है इन ए डिप्लोमेटिक रन, बट इंडिया वाले पोजीशन में मोदी वाला जो एक नया रूल चल रहा है, यहाँ पे लोगों का मानना है दैट मोदी मीन्स नॉट अबाउट अ सिंगल थिंग। वो एक मायने में कई सारी बातें करते, और हमने देखा ना अभी इस वर्ल्ड में मोदी के सामने मीन्स पुतिन के सामने बैठ कर बोल के आए कि भैया वॉर इज नॉट अ सॉल्यूशन। सो मोदी इज मीन्स इंडिया इज नाउ वर्किंग इन अ कंप्लीटली डिफरेंट मैनर। उसका तरीका जो है ना बात करने का या वे रन करने का, वो पूरा की पूरा क्या हो चुका है? वो पूरा चेंज हो चुका है। डन? कहाँ निकले रहे? और कोई डाउट है? यस मैम, कोई क्लियर नहीं है? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत, अगले आ जाएगा क्लियर। बढ़िया, आगे। एक तो मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस रिकॉर्ड को मैं डालूंगा, फिर वहाँ पे कोई ना कोई पूछेगा क्या पूछा था भैया ने, है ना? ये वाले स्टेटमेंट को मैं, वो जो पहले वाला प्रेक्स नहीं होता, शुरुआत में आ जाते हैं, ठीक है, कुछ शॉर्ट आ जाते हैं ना कि वीडियो के अंदर क्या आने वाला है, तो ये वाली बात को मैं उसमें आगे लेके आने वाला हूँ कि क्या आने वाला है ना। चले बड़े आगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ऑल क्लियर? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई इंडिया मैटर टू यूएस। ठीक, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया इतनी आवश्यकता क्यों है इंडिया की यूएसए को। सो इंडिया बेसिकली, अगर मैं पॉइंट फॉर्म में चले तो हम एक एक करके बात कर सकते हैं। इंडिया इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्टनर टू यूनाइटेड स्टेट। Geographically, it sits between the two most immediate problematic region of US national interest. ठीक है, एक तरफ आपका मिडिल ईस्ट है, दूसरी तरफ आपका चाइना है, उन दोनों के बीच में बैठा कौन है? उन दोनों के बीच में बैठा इंडिया है। तो वो यूएसए का इंटरेस्ट क्यों हमारे साथ क्या चाहता है? अच्छे रिलेशन चाहता है। देन the Indian landmass just into the ocean of the bears the name. With the rise of Asian economics, the Indian Ocean is home of critical global lines of communication with the perhaps 50% of world container product and 70% of shipborne oil petroleum traffic transmitting through its water. So India is not only on the land, on the sea also we are too important, क्योंकि हमको इग्नोर करके कोई भी काम अब नहीं किया जा सकता। Now India's growing national capabilities give it us ever greater tools to purchase its national interests benefit on the United States. India is the world's third largest army, fourth largest air force, fifth largest navy, and all three of these service are modernizing। और उसके लिए हमको क्या चाहिए? वर्ल्ड क्लास चीजें चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, और उस इक्विपमेंट का सप्लायर कौन है? उस इक्विपमेंट का सप्लायर यूएस है। और तो हम यूएसए के लिए क्या हो गए? एक बहुत बड़े मार्केट हो गए। Next, India is important to US partner in international efforts to prevent the further spread of weapon and mass destruction। तो खाली यूएसए की कोई मांगेगा नहीं, मानेगा नहीं ना, तो एक समझदार आदमी, एक यूएस है, उसकी तो खुद की इमेज कितनी खराब है, ठीक है, वो गुंडे प्रवृत्ति में आता है, तो उनको एक समझदार आदमी चाहिए जिसकी बात मान ले, तो इसलिए इंडिया को साथ में रखना क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। इंडिया इज ब्रॉड डिप्लोमेटिक टाइज ग्लोबली, ठीक है, तो वो मिडिल ईस्ट में भी है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपने यूएसए को अपने एजेंडे के लिए भी क्या चाहिए? इंडिया की रिक्वायरमेंट है। इंडियाज पोजीशन अगेंस्ट रेडिकल एंड टेररिज्म करस्पेंड विद ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जो इंडिया का स्टैंड है वही किसका स्टैंड है? यूएसए का स्टैंड है। इंडिया में, अच्छा ये तो एक बेसिक पार्ट हो ही गया। इसके अलावा तो हमारे यहाँ जो एक बड़ा
ब्रेन है, जो कहते हैं यूएसए को जो चला रहा है इकोनॉमिकली, वो भी कहां पर अवेलेबल है, वो भी इंडिया में अवेलेबल है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जिसके लिए यूएसए क्या चाहता है, इंडिया को अपने साथ अलाइ करना चाहता है। ये तो यूएसए के लिए हो गया। अब कौन सा ओशियन वाला? अच्छा, यूएन वाला समझ। जनरली क्या है, इंडिया के पास आज, एक मिनट बेटा, आज यूनाइटेड नेशंस में अगर देखा जाए सिक्योरिटी काउंसिल के आधार पे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो जो नेशन क्या है जिसके पास सपोर्ट है, वाइडर सपोर्ट, वो क्या कर सकता है, अपनी बातें मनवा सकता है। इंडिया के पास एक वाइडर सपोर्ट है छोटे नेशंस का, जो स्टेक होल्डर है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो अमेरिका को ये चाहता है कि इंडिया अगर सपोर्ट में रहा तो ये जो इतना बड़ा ग्रुप है जो इंडिया के साथ में, वो भी किसके साथ हो जाएगा, यूएसए के साथ होगा। इसलिए दोनों का डोमिनेंस क्या है, वो रिक्वायरमेंट है। ठीक, फिर होता है, ये तो इंडिया क्यों मैटर करता, फिर है कि इंडिया के लिए यूएसए क्यों मैटर करता है। तो अगर मैं या तो पॉइंट वाइज चले जाऊं या फिर सिंपल इन सारे पॉइंट को एक तरफ ताक पे रख दे और अपन सिंपल अगर चर्चा करें, तो पहला, आज ग्लोबलाइज वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, इंडिया, यूएसए। और इंडिया क्या चाहता है, वांट टू ग्रो। अगर इंडिया ग्रोथ चाहता है तो उसको यूएस के साथ होना कंपल्शन है, पहला। दूसरा, वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, वेदर इट बी यूनाइटेड नेशन, वेदर इट बी डब्ल्यूटीओ, या फिर आपका न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हो, हर जगह डोमिनेंस किसका है, अमेरिका का। इंडिया हर जगह अपनी एंट्री चाहता है और अपना प्रोमिनेंस बढ़ाना चाहता है, तो उसको एक ऐसे साथी की आवश्यकता है जो क्या कर सके, यहाँ पे हेल्प कर सके। दैट इज सेकेंड। थर्ड, इंडिया का बड़ा प्रॉब्लम है चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक, और इंडिया का दोस्त है रशिया, रशिया इज ऑल्सो फ्रेंड विद चाइना। तो अगर मान लो कल को कन्फ्लिक्ट हुआ किसी कंडीशन में, तो हमें एक और सपोर्टिव नेशन की आवश्यकता है, जिसको हम किसके रूप में देखते हैं, अमेरिका के रूप में देखते हैं, तो डिफेंस के लिए भी। फिर जैसे कि मैंने बोला था कि हमारे पास वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है, नेवी एंड एयरफोर्स हम लेकर बैठे हैं, तो हमें मॉडर्नाइजेशन चाहिए, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी किसके पास अवेलेबल है, अमेरिका के पास, यूएसए के पास, तो हमें यूएसए वहां भी चाहिए। फिर मेडिसिन से लेकर इंडियन पीपल के लिए एक बड़े ट्रेड व्यापार के लिए हमें क्या चाहिए, यूरोप में अमेरिका की रिक्वायरमेंट है। सो ओवरऑल देखा जाए तो हमें हर फ्रंट पे किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमें हर फ्रंट पे यूएसए जो है उसकी रिक्वायरमेंट आ जाती है। कहानी क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री व्हाट वी हैव विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो टिल नाउ एनीवन हैव एनी डाउट? ओशन का सीन क्या है बच्चा, कि आज अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे देखूं, मैं सभी, हम इस वेब के बारे में चर्चा कर रहे थे बच्चा। वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता है, व्यापार हो रहा है, वो व्यापार का जो रूट है ना, वो रूट कहां से गुजरता है, तो एक बड़ा रूट जो है, ये जो स्वेज कैनाल है, यहां पर कौन सी कैनाल है आपकी, स्वेज कैनाल है। तो यहां से होके क्या आता है, यहां आता है, और यहां से इस तरह से वो इधर जाता है। ठीक है, तो ये रूट है। अब इधर क्या हो गया, सेकेंड साइड पे आपका जो एक पैसिफिक ओशियन जो है, वो इतना इजी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल वहां नहीं है। इस कारण से मेजर जो रूट है ट्रेड का, वो कौन सा है, वो रूट है। तो वर्ल्ड का 70% कार्गो जो है, कार्गो इन द सेंस जो कार्गो शिप्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वो इस वाले पार्ट से होता है। जब इतना यहां से हो रहा है, तो आपको क्या चाहिए, इस एरिया को जो कवर कर रहा है, उस नेशन के साथ आपके रिलेशन स्ट्रांग होने चाहिए। और इस एरिया को कवर कौन कर रहा है, इंडिया। तो रिलेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, यूएसए के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है, तो यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, फिर उनको अगर अफ्रीका के साथ ट्रेड करना है तो भी इंडिया इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो इन सारी चीजों के लिए, क्योंकि इधर वाले कोस्ट पे तो ठीक, पर ये पूरा की पूरा एरिया इधर से इंपॉर्टेंट है। ठीक, और कोई कहानी? चली, नथिंग क्लियर है यहां तक? अरे यार ये गलत हो गया, ये अच्छा हो गया। तो जो गलत हुआ था वो सुधर गया, तो ये अच्छा हो गया। ठीक, डन, बढ़े आगे चलिए। सो नेक्स्ट आता है आपका अभी वर्तमान में। ये तो सारा के सारा क्या हो गया, हिस्ट्री हो गया। अभी रिसेंट अगर देखा जाए तो रिसेंट कुछ जो डेटा अवेलेबल हैं, जो डेटा मॉडिफाई होगा
अकॉर्डिंग इन अकॉर्डेंस ऑफ द न्यू रिपोर्ट्स, जो भी नई नई आती जाएगी उसके आधार पे। अभी इंडिया यूएसए के अगर हम इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में बात करें तो सिंपल कहता है द ट्रेडिंग द सक्सेस ऑफ ट्रेडिंग पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएसए कैन बी जज्ड from the fact that bilateral trade between the two countries has risen up by 72% in the last 5 years, ठीक, जो कहां से मीन 7% एक ग्रोथ हम लोगों ने इसमें देखा। देन इसमें क्या है, इंडिया जो है द यूएसए वाज द टॉप डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स इन द वर्ल्ड एंड द थर्ड सोर्स ऑफ इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट, इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूएसए स्टूड एट $78.5 बिलियन इन 2022-23, ठीक है, जो अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। सेम एंड इट्स इंपोर्ट जो है वो कितना है, $50.2 बिलियन है, ठीक। देन द यूनाइटेड स्टेट्स थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है तो $59.1 बिलियन, ठीक, जो अप्रैल 2000 से 2022 तक $59.1 बिलियन का निवेश कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है, ठीक। जो टोटल हमारे 9.5% को क्या करता है, अकाउंट करता है। The US accounted for 18% of gross FDI inflow in India during the 2021-22, ranking second behind Singapore and stood up 27%, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस को शो करता है दैट हाउ यूएस इज इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है। तो ये हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस है। डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में बात की जाए तो 2010 के बाद जैसे हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस में आए, हम बैक टू बैक कई सारी चीजों में यूएसए के साथ में, जैसे पहला हमने कुछ एक्ट्स जो हैं वो बनाए हैं इनके साथ। एक द लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो 2016 में हुआ, द कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो 2018 में हुआ, जिसके थ्रू हम जो रियल टाइम जो जानकारी है वो एक दूसरे नेशन को दे रहे हैं। द बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट जियोस्पैटिकल कोऑपरेशन जो 2020 में साइन हुआ, ठीक है। वाइल द जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट जो क्या हुआ है, साइंड अ लॉन्ग टाइम एगो, एक्सटेंशन उसको मिला कहां पे, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी इंडेक्स जो 2019 में है। तो ये हमारे एक्ट है जिन लॉ से हम अबाइडेड है। इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा हम उनके साथ कई सारे क्या कर रहे हैं, युद्धाभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हमारी चल रही है, जैसे युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, ठीक है। फिर एक मिनिलिटरल वन है जिसका जो क्वाड देश हैं हम सारे मिलके क्या कर रहे हैं, क्वाड फोरम में हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने एक और ग्रुप बना रखा, ठीक है, जो मिडिल ईस्ट में है, ठीक है, ITU2, ठीक है, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, हम चारों मिलके क्या कर रहे हैं, एक नया क्वाड जो है वो क्या है, एक नया एक्सिस वो डेवलप करे। एक एक्सिस तो हमने किसके साथ डेवलप किया है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया, एक तो ये है। और एक नया क्वाड हम किसके साथ जनरेट कर रहे हैं, I2 इंडिया, इजराइल, और U2 यूएई और यूएसए। इसके अलावा अभी हमारे जो तेजस हैं, उन तेजस को जितने भी इंजन हैं वो इंजन कहां से सप्लाई हो रहे हैं, वो यूएसए से सप्लाई हो रहे हैं। अभी हमने जो नया लाइट बैटल टैंक बनाया है, ठीक है, जो अभी IBT जोरावर, ठीक है, जोरावर का भी जो इंजन है वो कहां से आ रहा है, वो भी अमेरिका से आ रहा है। So these are the few things where America is too important for India in its defense cooperation. कहने के लिए तो इकोनॉमिक में तो ठीक है, फिर साथ ही साथ हमारे जो डिफेंस टाइज हैं वो भी यूएसए के साथ क्या है, वो भी काफी स्ट्रांग है। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बारे में बात की जाए, क्वाड क्या होता है बेसिकली, ये जो टर्म क्वाड है, ठीक है, वो कहां से निकल के आया, तो एक एक्सिस होता है ना, एक अलग क्वाड्रिलेटरल एक पार्ट पे आपने एक टर्म लिया कि हम क्या करने वाले हैं, हम वर्ल्ड के जितने भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको लेके हम हमारा एक नया एक्सिस बना रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए। सो जब कोविड का पॉट चला तो उस कोविड वाले टाइम पीरियड पे चाइना जो उसका डोमिनेंस देखने को मिला, तो उस चाइना के अगेंस्ट में हमने एक एक्सेस प्लान किया जिसमें जो 2007 से था, पर वो वापस प्राइमलाइट में कब आया, तो वो आया आपका 2020 में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए 4 शामिल थे। फिर उसी को लेके वर्तमान में जो मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम चल रही है उनको खत्म करने के लिए हमने 4 लोगों ने फिर एक ग्रुप बनाया जिसमें इंडिया, ईरान, यूएई और यूएसए शामिल है। तो एक क्वाड होता क्या है, तो इट इज जस्ट लाइक अ ग्रुप, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन, बट इसका जो बेसिक एम है वो एम है कि हम पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम को एंड अप करने के लिए
एक ऑर्गेनाइजेशन का प्लान कर रहे हैं जिसमें मेन कोऑपरेशन किस चीज को लेता है, मिलिट्री कोऑपरेशन। ठीक है, मेन क्या होता है, मिलिट्री कोऑपरेशन। ठीक, जनरल अगर बात की जाए जनरल एग्रीमेंट के बारे में, डिफरेंस इंटरनेशनल एग्रीमेंट में, सो अमेरिका जो है वो एक वर्ल्ड मीन्स प्लेयर है, और सारे बड़े बड़े ग्रुप जितने भी हैं उनमें अमेरिका अपना बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस, G20, G7, ठीक, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो आसियान कंट्रीज है उसमें भी उसका एक बड़ा रोल है, IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन सब बड़े बड़े जितनी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अमेरिका क्या है, की प्लेयर है। फिर यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो यूनाइटेड नेशन सॉरी USA जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की बात को क्या करता है, परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट करता है। फिर जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और प्रोस्पेरिटी है उसमें भी यूनाइटेड स्टेट क्या है, एक की प्लेयर है। फिर जो मेंबर मींस इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है जिसमें भी यूनाइटेड स्टेट के साथ में इंडिया क्या है, एक डायलॉग पार्टनर है। तो इन सभी एजेंसीज में फिर आपका आखिरी में अगर देखा जाए सो यूनाइटेड स्टेट्स ज्वाइंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, जो इंडिया ने क्या है, इंडिया ने शुरू किया है। तो हम अलग अलग हर फ्रंट पे जितने भी वर्ल्ड के बड़े बड़े ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है उन हर ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया और USA दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या है, साथ साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो हम लोगों के लिए वर्ल्ड लेवल पे भी देखो आजकल क्या है ना, या तो व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर क्या हो आपका कोई और फैमिली ग्रुप या आपके दोस्तों का ग्रुप हो या फिर वर्ल्ड ग्रुप, हर जगह आपको किस चीज की आवश्यकता है, सपोर्ट की, है ना। अगर मान लो आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं दोस्तों के साथ और आप किसी को कुछ बोला और सारे मिलके आपके विरोध में आ गए, या तो आप लेफ्ट हो, और लेफ्ट नहीं होना चाहते तो आपको कोई सपोर्ट करने वाला भी हो कि आप 3-4 लोग मिलके बाकी सबके जवाब दे पाओ, हाँ या ना। तो हर जगह किसकी आवश्यकता होती है, सपोर्ट, पीछे कोई खड़ा हो। तो इंडिया को क्या चाहिए, पीछे कोई खड़ा हुआ और उसके रूप में उन्हें क्या दिखता है, USA दिखता है, और USA को कौन चाहिए, इंडिया। तो दोनों के लिए हम एक दूसरे के लिए क्या है, कंपल्सन। बट इट इज नॉट सो इजी। ठीक, अभी क्या है तो काफी चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस क्या है, तो उस चैलेंजेस की अगर स्थिति देखी जाए तो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, अच्छा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज देखा जाए US criticism of India's foreign policy. US is so critical towards what, India's foreign policy। क्या फॉरेन पॉलिसी, USA जो है वो ग्रुपिंग पे भरोसा रखता है, किस पे भरोसा रखता है, ग्रुपिंग पे। इंडिया किस पे भरोसा नहीं रखता, ग्रुपिंग पे। ना तो हम USA के साथ अलाइन होना चाहते हैं, ना किसके साथ अलाइन होना चाहते हैं, रशिया के साथ में। और अमेरिका इस बात से बिल्कुल क्या करता है, भयंकर रूप से चिढ़ता है। तो उसका कहना है कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी जो है वो पॉलिसी वर्ल्ड में कहीं किसी को लीड नहीं करेगी। अच्छा क्या होता है, दो एक पार्ट है, शांति, पीस। पीस का सिंपल सा पार्ट है, पीस क्या है, दो कई बार कहता है ना, न्यूक्लियर वेपन, आपको इंडिया को क्यों न्यूक्लियर वेपन चाहिए, फॉर पीस, है ना। न्यूक्लियर वेपन तो क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, वो तो अशांति लेके आएंगे। फिर आपको शांति के लिए न्यूक्लियर वेपन क्यों चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो कोई आप पे अटैक करेगा क्या, तो क्या आ गई, शांति। ठीक है, पीस जो आनी है वो कहीं से तो आ सकती है, तो पीस का लाने का दूसरा तरीका हो जाता है जी। नहीं कर लेगा ना, क्योंकि मान लो सिंपल सी बात है, एक बेसिक सा एस्पेक्ट है, जनरली आप किसी रास्ते से जा रहे हो और कुछ कुत्ते बैठे हैं, ठीक है, आप निहत्ते हो, तो कुत्ते क्या करेंगे, आपके ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है, आपको डर लगेगा, वो और ज्यादा भूकेंगे। अब मान लेते हैं आपके हाथ में डंडा है, फिर वो कुत्ते दूर से भूकेंगे, पास में आने की कोशिश करेंगे नहीं। दैट इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट, द न्यूक्लियर वेपन एंड ऑल, है ना। सिंपल सा, अगर आपके पास हथियार है तो सामने वाला आपके पास आएगा, नहीं आएगा, डर। तो डर, शांति जो है वो डर से आती है, कहां से आती, पीस कम फ्रॉम, ठीक है। तो ये जो डर है वो डर कहां से आया, तो न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू आया। तो जो इंडिया का स्टांस है वो अलग है। USA का स्टांस है कि सारे बड़े प्लेयर जो हैं, ठीक है, जितने भी जो आतंक फैला रहे उनको खत्म कर दो। वो कभी संभव है, वो कभी संभव नहीं। तो अमेरिका और इंडिया की पॉलिसी में जो है वो अंतर है, सो दैट कम्स फ्रॉम हियर। सेकंड, इंडियाज एंगेजमेंट विद US एडवर्टीज, जितने भी इसकी समस्या जिनके साथ में है वो हमारे दोस्त हैं। इसको दिक्कत वियतनाम से है, वियतनाम हमारा दोस्त है। इसको दिक्कत किससे है, तो इसका दिक्कत शुरू से अफगानिस्तान से है, हम अफगानिस्तान को पाल रहे थे इतने समय से। इसको दिक्कत रशिया से है,
हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। इसको दिक्कत ईरान से है, हम वहां पोर्ट बना रहे हैं, उससे व्यवहार बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सो जितने यूएसए के दुश्मन हैं वो हमारे दोस्त हैं, बस ऐसी कहानी है। तो अब ये चैलेंजेस है ना बड़े बड़े, और इसी की तो हम बात कर रहे थे जो कल मिला, ठीक। ये तो पहले की बात है, कल जो स्टेटमेंट आया, ठीक है, यूएस एम्बेसडर का, वो इन सबको लेकर तो है, वो सीधा कहता है। फिर यूएस क्रिटिसिज्म ऑन इंडियाज डेमोक्रेसी, जो इंडिया में अलग अलग मेजोरिटी पार्टी मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है, तो यहाँ के मुद्दों पे यूएस बार बार परेशान करता है। हमारे फार्मर प्रोटेस्ट पे यूएस को दिक्कत है, मणिपुर में कुछ हुआ तो दिक्कत है, किसी भी मैटर पे, और इंडिया नहीं चाहता कि उसको कोई कुछ क्या है बोले किसी मैटर पे, ये बड़ा दिक्कत है। फिर इकोनॉमिक टेंशन, आत्मनिर्भर भारत, हम क्या कर रहे हैं, यूएसए की उंगली पकड़ के उसके कंधे पे बैठना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं हम, यूएसए की उंगली पकड़ के उसके कंधे पर बैठना चाहते हैं। साफ है, साफ क्या, हम तो क्लियर कह रहे हैं ना, आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया। आपको एप्पल आईफोन चाहिए, इंडिया में बनाओ। अभी आईफोन का क्या सीन सा अंदर हुआ, आईफोन ने रशिया में अपना पूरा बैन कर दिया, काम पूरा बंद कर दिया, ठीक। आईफोन क्या कर दिया, रशिया से क्या कर गया, विड्रॉ कर गया। आईफोन कहाँ काम कर रहा है, इंडिया में। आईफोन इंडिया आ गया ना भाई, इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चर कर रहा है। इंडिया तो कम का, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग तो अभी चाइना में चल नहीं, रही अभी मैन्युफैक्चरिंग असेंबली इंडिया में भी चालू हो गई पिछले 2 सालों से, ठीक है। तो अब इंडिया क्या, इंडिया से आईफोन कहाँ जा रहे हैं, रशिया। तो रशिया की डिमांड को कौन फुलफिल कर रहा है, इंडिया। सो अब ये बात क्या हो गई, बराबर एक क्लोज नहीं हो गया, अब रशिया को जो आईफोन चाहिए वो इंडिया से जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने, अच्छा, हमने आईफोन को कहाँ डेवलप करवा दिया, यहाँ इंडिया में डेवलप। तो हम हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ चाहते हैं, यहाँ बनाना चाहते हैं। हम उनसे वेपन ले रहे हैं तेजस के लिए, ठीक है, इंजन ले रहे हैं, और तेजस हम बेच दूसरों को रहे हैं। तो अब दिक्कत तो होगा ना कि भाई हमने माल उनसे लिया, ठीक है, और माल क्या कर रहे हैं हम, डाइवर्ट करके बेच रहे हैं, सेल आउट करके हमारा प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो किसका मार्केट खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अभी समझो, जो जितने भी हिली टेरेंस होते हैं, ठीक है, ऐसे टेरेंस है जो बड़े ऊंचे अनइवन है, यहां पे अगर आपको बैटल लड़नी है तो आपको क्या चाहिए, लाइट बैटल टैंक चाहिए। क्या चाहिए, हल्के टैंक चाहिए। अभी जो रशियन टैंक्स हैं, ठीक है, जो बेसिकली अमेरिकन टैंक्स है, उनका वेट है 80 टन के आसपास, ठीक। जो रशियन टैंक्स है उनका वेट है 45 टन। हमने जोरावर बनाया, ठीक है, 25 टन, कितने का है, 25 टन का, ठीक है, इजीली कहीं भी चल जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, लोग क्या खरीदेंगे, जोरावर। किसका मार्केट खत्म कर रहे हैं, इनका। अच्छा, जब लाइट जो आपके बैटल, आपके जो लाइट व्हीकल्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, जिनको अपन लाइट कॉम्बैट व्हीकल, ठीक है, एलसीवी। अब लाइट कॉम्बैट व्हीकल में सबसे हल्का और छोटा कौन सा है, तो वो है तेजस। अच्छा, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब तुम्हें समझना हो तो मारुति और महिंद्रा से समझ जाओ। कैसे, मारुति की जो कारें होती है सस्ती होती है, एवरेज बहुत ज्यादा, मेंटेनेंस बहुत कम, क्योंकि बहुत हल्की होती है। महिंद्रा बड़े इंजन, हेवी कारें, मेंटेनेंस टू हाई, ठीक है। तो और जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा। तो जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं, जो बाकी यूरोपियन प्रोडक्ट्स हैं, वो बड़े हेवी हैं, और कॉस्ट क्या है, बहुत ज्यादा। हमने क्या बना दिया, हमने बिल्कुल हल्के प्रोडक्ट्स बनाए हैं। और अच्छा, चाइना है, एक और बनाता है चाइना, पर चाइना के साथ दिक्कत है ड्यूरेबिलिटी इश्यूज है, उसके साथ सर्विस वगैरह सबका। इंडिया ने सारा प्रॉब्लम हटा के एलसीवी बनाए, ठीक है, जिसे हम लाइट कॉम्बैक्ट वीक एयरक्राफ्ट कहते हैं, एलसीए कहते हैं, जो क्या नाम है आपका, तेजस, जो हल्का भी है और बहुत ईजी भी है, ठीक है, मीन्स मूवेबल भी है, मेंटेनेंस भी सस्ता है। तो किसका मार्केट बनने लगा, तेजस का मार्केट बनने लगा। वर्ल्ड नाउ डिमांडिंग तेजस, ठीक है। हम ब्रह्मोस बेच रहे हैं, हम क्या बेचने लगे हैं, हम ब्रह्मोस बेच रहे हैं। तो ये सारा जो सेल है, तो अब इससे क्या होता है, किसको दिक्कत है, अमेरिका को दिक्कत है। तो दीज आर द फ्यू चैलेंजेस, ठीक है। ये तीनों तो क्लियर है, बट जैसे मणिपुर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उससे यूएस को क्या दिक्कत? क्या होता है, जब आप बड़े एक सिंपल सा फिर घर पे आ जाते हैं, अगर एक कोई बड़ा परिवार जिसे आप वर्ल्ड मान लेते हैं, एक परिवार है, उस परिवार में अगर दो छोटे लड़ रहे हैं, किसी के यहाँ कोई दिक्कत है, तो ये माना जाता है कि जो बड़ा प्लेयर है वो उस मुद्दे पर क्या करे, अपनी बात रखे, ठीक है। तो वर्ल्ड लेवल पे हर किसी मुद्दे पे दुनिया ये चाहते हैं अमेरिका अपना बात रखे, पर इंडिया का ये कहना है कि भाई इट्स हर चॉइस, ठीक है, इट्स अवर चॉइस, हमारा मैटर है, हम में उंगली ना करें, बस दैट्स इट। सर ये सेम चीज सर इंडिया क्यों नहीं करता दूसरे नेशंस में? इंडिया का पहले मानना है कि, इंडिया का कहना है कि हम दूसरों के पछड़ों में टांग नहीं अड़ाएंगे,
हमारा जो पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी कहता है दैट वी विल नॉट गोइंग टू एंटर इन एनी नेशंस इंटरनल अफेयर। हम किसी भी देश के आंतरिक मामलों में कोई बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि आंतरिक मामले इंटरनल डेमोक्रेसी या पॉलिटिक्स से रन और मोटिवेटेड होते हैं। ठीक, और अमेरिका को बस हमारे से किसान फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, उस फार्मर प्रोटेस्ट को लेके वर्ल्ड में बड़ा हाइप मिला, बट पॉइंट है ना, इश्यूज है। इश्यूज क्या है? अब उसको वर्ल्ड अगर सपोर्ट करेगा तो वो इंडिया में एक नया फ्रंट डेवलप कर देगा। जिससे अभी सिंपल सा बताता हूं, कल या कुछ समय पहले की न्यूज है, शायद अभी रिसेंटली एक आध दिन की ही है। दलजीत दोसांझ नाम सुना? ठीक है, एक पंजाबी आर्टिस्ट है, ठीक है, सिंगर है। अब वो कनाडा में परफॉर्म कर रहे थे लाइव शो, और उसमें कौन गए? तो वहां के कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो। ठीक है, वो ट्रूडो कहाँ चले गए? उस लाइव उसमें चले गए। अब इसका जनरली देखा जाए तो बड़ा किया, जो ट्रूडो साहब हैं उनको क्या पसंद है? गाने वाने पसंद है, तो दोसांझ के किस में चले गए? वो दोसांझ के कॉन्सर्ट में, लाइव कॉन्सर्ट में चले गए। पर अगर इसका दूसरा मुद्दा देखा जाए तो दोसांझ इज समवेयर, सॉरी, द ट्रूडो इज समवेयर इन फेवर ऑफ व्हाट? खालिस्तान। ठीक है, वहां के पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए मींस तो सिखों का बड़ा रोल है, तो वो सिखों को क्या करना चाहते हैं? बार बार उस पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं। इंडिया के साथ उनके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, पर वो इंडिया में फिर डिवाइड कर रहे हैं, सिखों के साथ अलग रिलेशन बना रहे हैं और बाकी के साथ अलग बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया? बड़ा मैटर हो गया। सो दिस इज हाउ द थिंग्स यूज्ड टू। ठीक है, तो क्या होता है वर्ल्ड के हर मैटर में? अमेरिका बड़ा प्लेयर है, वर्ल्ड मीडिया अमेरिका की तरफ देखता है। ठीक है, जिसे मान लेते हैं हम किसी मुद्दे पे कमेंट करें, कोई बात मायने नहीं, बट अगर मोदी ने किसी चीज पे कमेंट कर दिया तो क्या होगा? वो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। तो दैट व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सर, ये ग्रुपिंग करना बुरा कैसे है? मतलब अगर इंडिपेंडेंट इंडिया चाह रहा है कि बुरा नहीं है, ग्रुपिंग कभी भी गलत नहीं है, बट हर व्यक्ति की अपनी एक राय होती है। वी द पीपल हु आर देयर इन द क्लासरूम, हम सबका अपना एक आइडियोलॉजी है। ठीक है, और हम किस पे ड्रिवन है? आइडियोलॉजिकल ड्रिवन है। तो हो सकता है जो चीज मुझे सही लगती है वो आपको गलत लगती हो, और जो आपको सही लगती है वो मुझे गलत लगती हो। सर जैसे इंडिया कहता है कि ग्रुप नहीं बनाना, ग्रुप का अगेंस्ट है वो, उसको सिंगल है अपना फ्रंट बनाने के, उसमें सर उससे फायदा थोड़ी ना होगा। अगर यूएस के साथ ग्रुप में चले जाता तो पीस मिल जाती उसको, चाइना के साथ इश्यूज नहीं होते, पीस मिल जाती, मार्केट मिल जाता। अगर ऐसा होता तो फिर रशिया यूक्रेन वॉर ही नहीं होता। अगर ऐसा होता तो इजराइल पैलेस्टीन इशू नहीं होता। जो आपके शब्द हैं उन्हीं शब्दों पे अगर मैं बात करूं, अगर ऐसा होता तो सोमालिया उमालिया में जो इश्यूज आ रहे हैं वो भी नहीं आते हैं, सारी चीज पीस में होती। ताइवान को कोई इशू फेस नहीं करना पड़ता। ताइवान नाउ इज फेसिंग अ वेरी डेंजरस इशू, वो बिल्कुल आग के गुब्बारे पे बैठा है, कब जल जाए पता नहीं चलेगा। सर वो तो बट इट इज नॉट सो ना। पर नेशन भी तो छोटे हैं जिनके आपने एग्जांपल लिए, वो कम्पीट करने लायक भी नहीं। इंडिया का देश थोड़ी ना इस सिचुएशन में। नहीं, ऐसा नहीं है कभी। देखो, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं, सबको मालूम है यूएस ही सपोर्टिंग हूम ताइवान, बट स्टिल ताइवान इज फेसिंग इशू ना। ठीक है, यूएस इज सपोर्टिंग हूम यूक्रेन, बट स्टिल यूक्रेन इज फेसिंग इशू ना। अच्छा, यूक्रेन इज नॉट द ओनली वन, क्रीमिया इससे पहले 2013-14 जब क्रीमिया के साथ इशू हुआ था, तो यूक्रेन का पार्ट था ना, तो क्रीमिया हुआ वो पर बाद में देखेंगे, बट वो पार्ट था, पर इशू तो हुआ ना। और क्यों हुआ? यूरोप के कारण ही हुआ। इशू के पीछे कॉज क्या था? यूरोप था। जरूरी नहीं आप जिस ग्रुप में हो, आप स्ट्रॉन्ग ग्रुप में हो, इसका मतलब सब कुछ सही होगा। पावर इज नॉट अ सॉल्यूशन, हमेशा याद रखें। पावर जो टेम्पररी है, पावर शिफ्ट होगी, आज आपके पास है कल किसी और के पास हो जाएगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल आप निकालना चाहो तो अभी देख लेते हैं ना, इंडियन पॉलिटिक्स को लेके। बीजेपी इज रूलिंग, ठीक है, इन 2022, 23, 24 बीजेपी इज इन सो पावर। तो सारे जितने भी पार्टी वो किसके साथ अलाइन होने चाहिए थे? बीजेपी के साथ। हुए क्या? नहीं ना, दे आर अगेंस्ट ऑफ बीजेपी ना, बस दैट्स इट। तो ये तो पावर टसल है, कब कौन पावरफुल बन जाए कभी पता नहीं। ठीक है, पोजीशन सिचुएशन के आधार पर डिपेंड करती है। यूएसए अभी तक पावरफुल था, अभी ये पिछले 3-4 साल जो यूएसए के गए हैं वो बड़े गलत गए हैं, बहुत गंदे गए हैं। यूएसए का जो स्ट्रांग हुड है वो खत्म हुआ है समय के साथ में, तो हुआ है। तो ये वियतनाम से और क्या इशू है यूएस का? इसको वियतनाम के रिलेशन में पढ़े तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ अपन इसको ले आएंगे तो थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। कहानी क्लियर है? चलिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, इस पे किस तरह के क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जामिनेशन से पूछे गए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन वाज देयर इन 2023। अच्छा, ये डायरेक्ट नहीं है, बट इनडायरेक्टली इसमें यूएसए के साथ रिलेशंस काफी रोल प्ले करता है।
जैसे द एक्सपांशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नाटो एंड अ स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्क्स वेल फॉर इंडिया. देयर इज अ स्टेटमेंट. क्या स्टेटमेंट है? द एक्सपांशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नाटो एंड स्ट्रॉन्गर यूरोप यूएस पार्टनरशिप वर्क्स वेल फॉर इंडिया. व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस स्टेटमेंट? ठीक, तो इसमें अमेरिका मैन है, तो जब तक बाकी नहीं पढ़ा जाएगा तब तक ये पूरा क्वेश्चन आंसर नहीं होगा. एंड दैट इज व्हाट यूपीएससी इज. ठीक है, वहां एक टॉपिक से कुछ भी नहीं होता, वहां सारा पढ़ ले तब जाके कोई एक क्वेश्चन सॉल्व होता है. तो ये यहाँ से बनता है. तो बाकी चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपना ओपिनियन देना है, रीजंस देना और एग्जांपल्स देना है टू सपोर्ट द आंसर. ठीक, इसको हम वापस देख लेंगे. हाउ विल I2 U2, ठीक है, ये वन नहीं है, आए है. ठीक है, इंडिया इजराइल यूएई यूएसए ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स. ठीक है, तो इसमें भी कौन इंपॉर्टेंट है? यूएसए का पढ़े बिना हम ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. A quadrilateral security dialogue Quad is a transforming itself into a trade bloc from a military alliance in present time discuss. हमारा बेसिकली इसका मेन एम क्या था? ठीक है, मिलिट्री अलायंस, पर हम उसके साथ क्या भी बढ़ा रहे हैं, ट्रेड वगैरह को भी एक्सपांड कर रहे हैं. तो इसके ऊपर कमेंट माना गया, उसके लिए भी आपको ये चीज थोड़ा सा क्या समझना पड़ेगा. पर क्वाड का हम खाली एक हिस्सा पढ़े, अभी दो हिस्से और बाकी हैं, तो उसमें क्लियर होगा. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो यूएस डिफेंस डील ओवर इंडो रशियन डिफेंस डील? डिस्कस द रेफरेंस स्टेबिलिटी इन इंडियो पैसिफिक रीजन. ठीक, तो ये मींस अभी हम एक हिस्सा पढ़े हैं, ठीक है, पूरे सिलेबस का. तो सारे क्वेश्चंस को समझने में थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, आंसर तो नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो आंसर के लिए आपको थोड़ा बड़ा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएंगे. अगला क्वेश्चन, इंडियन डायस्पोरा हैज अ डिसिसिव रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज. कमेंट विद द एग्जाम. ठीक, तो हम अमेरिका में तो हैं ही इतने, तो अभी देख ही रहे हो व्हाई यूएस इज सपोर्ट एवरी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टिंग इंडिया, बिकॉज वी हैव सो मच पीपल देयर ना. तो बस वो एक रीजन है. सो दैट्स ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर सेशन और इंडो यूएस रिलेशन. ठीक है, क्लियर है कहानी?